नमस्कार। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव पर। लेकिन आज जो दिल्ली के चुनाव में खास महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर आज हम सुरेश जी से बात करेंगे, वो है कि आखिर क्या कारण है दिल्ली के अंदर वोटरों का प्रतिशत घट रहा है। हर 5 साल में देखने को ये मिलता है कि वोटर लिस्ट में इजाफा होता है। लेकिन अगर आप 2020 की तुलना में 2025 के वोटर लिस्ट को देखें, तो काफी इसके अंदर वोटरों की कमी पाई जा रही है। 2020 में ये प्रतिशत 11% था, लेकिन 2025 में ये आते आते 4.99% का कुल इजाफा हुआ है। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 6.5 और 7% का की घटोतरी इस वोटिंग लिस्ट में नजर आती है। चुनाव आयोग एक तरफ चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में हिस्सा लें। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह लिया जाता है। सभी पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल्ड किया जा सके। तो आखिर क्या है इस वोट प्रतिशत के घटने का कारण, क्या है इस वोटर के घटने का कारण, आज हम डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर अपने खास मेहमान सुरेश जी से। सुरेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्यों घट रहा है। क्या इसके पीछे वही कारण है जिसको लेके केजरीवाल बार बार सवाल उठा रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। वोटिंग लिस्ट से नाम काटना नहीं है ये केस में, सिर्फ दिल्ली जैसे जगह पे। और इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफाई भी किया था किस लिए हो रहा है ये। अगर आप देखे जाए तो दिल्ली में, दिल्ली कंटोनमेंट ले लीजिए, यहाँ 50,000 के करीब वोटर ड्रॉप हुआ है। न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए तो 36,000 कम हुए हैं। तो एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि क्यों हो रहा है। अदरवाइज आप देखिए, दो हरियाणा की तरफ जो दिल्ली के बॉर्डर है, अगर हम वहाँ देखा जाए, जैसे बवाना है, वहाँ तो बढ़ गया है, 26 60 हज़ार तक वोट बढ़ गए, वोटर लिस्ट बढ़ गए। और छतरपुर ले लीजिए, वहाँ 40,000 वोटर ऐड हुए हैं। तो ये जो दिल्ली कैंटोनमेंट और नई दिल्ली में जो ड्रॉप हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी इलेक्शन कमीशन ने दिया था क्यों हो रहा है। क्यों, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली कैंटोनमेंट स्पेशली है, वो एक और वीआईपी एरियाज जैसे मोती बाग है, न्यू मोती बाग है, चाणक्यपुरी है, आर्मी के लोग रहते हैं यहाँ ज़्यादातर। और ये लोग कभी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनके नाम काटे जाते हैं, नए नाम ऐड नहीं होते क्योंकि वो कहीं और कहीं कैंप में होंगे या अभी ज्वाइन नहीं किए होंगे। ये बहुत सारा चलता रहता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये हम सिकंदराबाद में भी देखते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ कैंटोनमेंट के तरफ। आर्मी के जो 3 3 साल में उनके ट्रांसफ़र होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जैसे एयरफोर्स के भी है, वो भी ट्रांसफ़र होते हैं, रेलवे के हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ है वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। ये सारे के सारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, टीचर के भी ट्रांसफ़र होते हैं। जब आप ट्रांसफ़र होते हैं तो रूल ये है कि आप रहते थे उस जगह का नाम आपको काटना चाहिए। तो हम ये करते नहीं है, यूजुअली ये प्रॉब्लम है कि हम ये काम करते नहीं है। और ना करने से क्या होता है कि जब आदमी वोट, अगर अपना नाम ना काटे तो आपके वोट दो हो सकते हैं, एक जहां आप अभी है और दूसरा जहां आप जाना चाहते हैं। तो ये जो दो जगह पे आपको वोट होता है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा काम है कि इलेक्शन कमीशन ने अपडेट कर रहे हैं। तो हम अगर दिल्ली की बात देखा, जैसे आपने बताया था, इसमें 70 सीटों में तो आपको पता है कि दिल्ली में टोटल वोटर्स जो है एक एक करोड़ 55 लाख है, जिसमें 83 लैक्स तो पुरुष है और 70 लाख के करीब महिलाएं हैं। तो अगर देखा जाए 14 कॉन्स्टिट्युएंसी में ये कमी आई है, 14 कॉन्स्टिट्युएंसी में। और ये दिल्ली कंटोनमेंट में सबसे ज़्यादा आप बोल रहे हैं कि जो 70,000 से ज़्यादा वो है। विकासपुरी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, वो उसके कॉन्स्टिट्युएंसी का आपको देखा है कि राइज ऑफ वोटर्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहाँ है 6 4 लाख करीब। तो टॉप 5 कॉन्स्टिट्युएंसी हम लेंगे, तो लेंगे। हम तो कैंटोनमेंट की बात कर चुके हैं। 2020 में 1 लाख ये बार घट के तकरीबन जस्ट लेकिन 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 बोलिए लेकिन बोलिए। सुरेश जी, आप इसको एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं डिवाइड कर सकते। ये ओवरऑल गिरावट है पूरी दिल्ली के अंदर। खास तौर से 14 सीटों पर बहुत ज्यादा गिरावट है, टोटल आउट ऑफ 70। लेकिन जो जो सर्वे बता रहा है, जो नया डाटा बता रहा है, उसमें आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वोट प्रतिशत में 2020 की तुलना में 2025 में 5.61% की गिरावट आई है, जो 2020 में 10.4% था। तो ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वोट है,
ये किसका वोटर है, ये किसको प्रभावित करता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है? क्या ये समाजवादी, क्या ये आप पार्टी का वोटर है? क्या ये कांग्रेस का वोटर है? अगर एस टी एस सी का वोट बैंक कटेगा तो इसका किसको प्रभाव मिल सकता है, किसको लाभ मिल सकता है? नहीं, हम गलत था। ये बात है, ये कोई एस सी एस टी ओ बी सी या कोई अपर कैस्ट का वोट कटना या ना कटना नहीं है। इसमें क्या हुआ कि एक बात, आधार और वोटर का जो लिस्ट का लिंक जो शुरू हुआ था वो थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभावित हुए। दूसरी चीज़, ये जो लिस्ट है ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को 2-3 महीने पहले ही मिल जाती है जब फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। तो क्या वो सोते रहे अभी तक? वो लोग क्या कर रहे थे अभी तक? उनको यही करना था कि अगर उनके वोटर्स नहीं होते तो उनको ऐड करना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए उनका वोटर। ये तो हम करते हैं ना, हम हर जगह देखते हैं, वोटर कैंप लगते हैं, लोग आते हैं, अपने आधार कार्ड देते हैं, आप अपना नाम फिलअप करते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आप कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं कहता हूँ, अगर किसी की गलती है, अगर आम आदमी पार्टी बोल रहा है कि वोटर कट गए, तो जब आपके पास 3 महीने पहले जो लिस्ट आया था, फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आया था, तो आप सो रहे थे क्या? आप क्यों नहीं गए? क्या आप क्यों नहीं बताया कि ये देखिए? या मैं एग्जांपल देता हूँ, हैदराबाद में बहुत सारे नाम कट गए थे, स्पेशली ओल्ड सिटी में, क्योंकि एक एड्रेस पे 400 लोग रह रहे थे। सोचिए, एक एड्रेस पे 400 लोग रहते, एक घर में 200 स्क्वायर यार्ड के घर में 400 लोग कैसे रह सकते हैं? तो ऑब्वियसली फ्रॉड हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, आधार चेक किया, आधार से मैच करके देखा, मैच नहीं हुआ, सिर्फ 6 लोग रह रहे थे, तो बाकी 370 लोगों को काट दिया वहां से। तो यही होता है कि अगर आपके पास ये ना हो कि इलेक्शन रिजल्ट, ये रोल पब्लिश होने के बाद आप रोना शुरू कर देंगे, रोना धोना। आप प्रूफ से बताइए, आप प्रूफ से बताइए कि ये एड्रेस पे ये लोग हैं, उनको कैमरा के सामने लाइए और बोलिए कि ये लोगों का नाम नहीं है, इनका नाम था। हम देखते कभी भी, ये मैं मॉडर्न एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ, कि ये जो इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दिन सुबह उठते हैं और भागते रहते हैं सारे बूथ के पास कि मेरा नाम नहीं है। गए सौ जब वोटिंग था, जब मेरा नाम था, लोकसभा जब हुआ था 2024 में, जब मेरा नाम था, अरे भाई साहब, आप आपका नाम चेक क्यों नहीं किया आपने? और मैं ये करता आ रहा हूँ, मैं अभी नहीं, मैं 2016 में किया था, 2020 में भी करवाया था ये, और 2024 में भी यहाँ जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन से पहले मैं बहुत सारे लोगों को एनरोल किया था, मेरे अपार्टमेंट और अपार्टमेंट के बगल में जो रहते हैं लोगों को कैंप लगाया था हमने, ऑनलाइन किया था सब कुछ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो रजिस्टर किया था उसमें तकरीबन 100% लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 1-2 लोग छोड़ के बाकी सबका हो गया था। तो ये गलत बात है, ये रोना धोना गलत है, क्योंकि आपको, आपके पास रोल था, आप देख सकते थे, चेक कर सकते थे। सब कुछ पब्लिश होने के बाद आप आके बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इतने लोगों के नाम कट गए, एस सी एस टी का नाम नहीं, गलत है। कैसे कोई कम्युनिटी से कोई काटता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है इसका बड़ा एक प्रोसेस है। अगर किसी का नाम निकालना है तो उसका एक प्रोसेस है, किसी गुजर गए व्यक्ति का नाम निकालना उसका भी एक प्रोसेस है, हर एक का एक एक फॉर्म होता है। वो जब तक नहीं होता, उसको डबल चेक नहीं किया जाता, किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला नहीं जाता। लेकिन अर्बन एपैथी यही है कि हम हमारे नाम चेक नहीं करते हैं। हम पता ही नहीं, हम 2-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे नाम लिखे रहते, थोड़े लोग तो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी इनके नाम रहते। जब तेलंगाना में दे रहा हूँ एग्जाम्पल, उनके गांव हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन सिटी में भी रजिस्टर करते हैं वो लोग। तो क्या होता है, जब इलेक्शन कमीशन मैच करता है रोल्स के साथ, तो आपका नाम कट जाता है एक जगह में, तो पक्का कटेगा, क्योंकि आप जिस जगह पे 6 महीने से ज्यादा रहते हैं उस जगह में आपका नाम होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 साल पहले कहीं रहते थे वहां आपका नाम नहीं। लेकिन लोग इसलिए नाम रखते हैं क्योंकि रेशन कार्ड में कहीं कट ना जाए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी, ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, कि अगर 3 महीने पहले उनको लिस्ट एडवांस में दे दी जाती है तो उसको उन पर वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्या ये ओवरऑल दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट आ सकता है, या दिल्ली के अंदर कुछ लोग पलायन की वजह से हो सकता है कारण, या फिर दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से ट्रांसफर पोस्टिंग वाली आपने बात की, ये सारी चीजों का एक मिक्स इम्पैक्ट आ रहा है। वही वही जो डाटा सर्वे बता रहा है कि अल्पसंख्यकों की जो सीटें हैं उसमें भी 2% वोट में कमी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, या इसको आप मानते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का भी इम्पैक्ट देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो घटती हुई नजर आ रही है? अगर 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हुआ है तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मैंने कहा था, बवाने के बारे में कहा था, छतरपुर के बारे में कहा था, किराड़ी के बारे में कहा था,
बुरारी के बारे में, तुगलकाबाद में बढ़ गया था, 15% बढ़ गया। तो ये मैं कह रहा हूँ, आपने जैसे कहा था सोशल वर्कर हो या पॉलिटिकल पार्टी से कराना, अगर ये नहीं किया और उनके पास ये नहीं कि लिस्ट सडन में इनके सामने आ गया, पहले एक ड्राफ्ट पब्लिश होता है, उसका ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं, एक बड़ा प्रोसेस है जो 6 महीने से चलता रहता है। और लोकसभा इलेक्शन तो अभी हुआ था, तो आप लोकसभा इलेक्शन के साथ कंपेयर कीजिए और बोलिए कि लोकसभा इलेक्शन के बाद घट गया या बढ़ गया। असेंबली को आप असेंबली सेगमेंट ले लीजिए, एक लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी के नीचे 6 या 7 असेंबली सेगमेंट्स होते हैं, तो बढ़ा या कम हुआ। हम बिना प्रूफ के सिर्फ एलिगेशन करने से नहीं होता। प्रूफ अगर आपके पास है तो आप दिखाइए कि जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था मेरा नाम था, 2000 अभी आते आते 2025 में आते आते मेरा नाम निकल गया, देन एक प्रूफ होता है उसका। लेकिन आप क्या कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जब लिस्ट आया था, ये 2 पर्ची सिस्टम आरएसएस के पास बहुत अच्छा चलता है, आपको पता है। बीजेपी के जो इलेक्शन मशीनरी है वो इसलिए काम करता है क्योंकि इनके पास 2 पर्ची सिस्टम है, और 2 पर्ची सिस्टम में जिसको वो दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 पर्ची में, उसमें 24 या 45 करके 50 लोगों के नाम होते हैं। वो बाय हार्ट करते हैं, उन्होंने जाके देखते हैं कि ये बंदा है कि नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, मैं वाराणसी में था, 1 महीना वाराणसी में मैं पूरा इलेक्शन कवर करने के लिए गया था। मैं देख रहा था, एक बूथ के साथ मुझे अटैच किया गया था और मैं घूमता रहा वहीं। जी तो वो 2 बूथ में थे, 2200 लोग थे तकरीबन वोटर्स। जी मैं जो देख रहा था, जो आरएसएस के जो स्वयंसेवक है और बीजेपी के थोड़े कार्यकर्ता, ये लोग मेटिकुलसली हर घर जा रहे थे, पता कर रहे थे कि बंदा है कि नहीं। उसमें पता चला कि थोड़े लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, फिर उनको फोन लगाया गया, भैया आप वोटिंग के दिन इधर आइए वापस। थोड़े लोग आजमगढ़ में काम कर रहे थे, उनको बुला लिया गया। तो ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। आप क्या कर रहे थे, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, जो भी आरोप लगा रहे हैं, आपके पास जब ड्राफ्ट लिस्ट आया था, ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया था कि आप सो रहे थे, अभी आपको कैसा पता चल गया कि लिस्ट में नाम नहीं है? तो दिखाइए, आप प्रूफ लेके आइए, उनको खड़ा कीजिए कैमरा के सामने, 50 लोगों को खड़ा कीजिए, उनके प्रूफ के साथ, रेशन कार्ड हो या जो भी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जो भी हो, उसके साथ प्रूफ कीजिए। क्योंकि जब ट्रांसिएंट पॉपुलेशन होता है, ये मुंबई में भी होता है, बहुत सारे लोग बिहार से आके वहां सेटल होते हैं काम करने के लिए, यूपी से आते हैं, केरल में है, केरल में ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है पेरुम्बावूर जैसी जगह पे जहां बंगाली ज्यादा है केरलाइट से, लेकिन वो लोग वहां के वोटर्स नहीं है, अभी उनको वोटर रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उनका वोटर 2 जगह पे है, उनके जो ओरिजिनल है बंगाल में वहां है और यहाँ भी है। ये प्रॉब्लम होता है जब 2 जगह पे आपका नहीं हो सकता, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो आपका जो वोट है अ, आपको चेक करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकायत ये आ रही है, खास तौर से सर्वे के माध्यम से जो नया डाटा आया है कि वोट प्रतिशत वहाँ घटा है, तो ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जिसका जिक्र सुरेश जी ने किया, वहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा भी है। तो एक तरफा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत होगा कि इसके पीछे किस तरह का कोई षड्यंत्र है। वहाँ सुरेश जी ने खास तौर से ये बात बहुत ही अच्छी तरह इंगित कराई है कि ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है, सोशल वर्कर की है, सिविल सोसाइटी की है, कि वो वोटर अपने वोटर को एनरोल्ड कराने के लिए, अपने वोटर को एनलिस्ट कराने के लिए समय से एक प्रिकॉशन लें, समय से काम करें। लेकिन अगर अगर ये चीज घट गई है तो आपको लगता है कि इसका ओवरऑल टर्नआउट पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? आपको लगता है कि 1% 2% से ही चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं? ऐसी कोई संभावना आप देख रहे हैं? आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए, इस बार महाराष्ट्र में 30 या 35 साल से सबसे ज्यादा वोटिंग हुए थे। क्यों हुआ? 30-35 साल के बाद इतना ज्यादा वोटिंग इसलिए हुआ क्योंकि 6% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। ये और किस लिए वोट किया उसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल चर्चा चल रहे हैं कि महिलाओं को जो सम्मान निधि और जो भी दे रहे थे, लाडली बहन जैसे स्कीम थे, उसके लिए महिलाओं ने वोट किया। इससे पहले भी बहुत सारे स्कीम्स थे। 2024 इलेक्शन में यूपी में कांग्रेस ने अनाउंस किया था स्कीम, क्या महिलाएं आके वोट किए। तो वोटिंग परसेंटेज जो होता है, ये और एक स्किल है, ये बहुत बहुत अच्छी स्किल है ये, जो हम देखते हैं कि एक वोटर को बूथ में लाना चाहिए। और फिर मैं वाराणसी की जिक्र करना चाहता हूँ। वाराणसी में मैंने देखा, जिस दिन वोटिंग चल रहा था मैं था उस दिन, और मैं देख रहा था कि ये लोग 11 बजे 12 बजे तक, इनके जो वोटिंग एजेंट है जो अंदर बैठा है बूथ का, वो बाहर आके बताता है कि लोग भाई, वो वापस तो शीट बाहर नहीं ला सकता, वो बाहर आके बताता है ये 24 लोग हमारे अभी तक नहीं आए हैं वोट करने के लिए। तो ये लोग फोन लगाते हैं, उनके पास फोन नंबर है उनके ऑलरेडी। ये स्किल होता है बूथ मैनेजमेंट का। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं कभी कभी यही बात दोहराना चाहता हूँ कि भारत में 2 ही कार्डर बेस्ड पार्टीज है, एक तो बीजेपी है और एक कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तो गए काम के,
लेकिन बीजेपी के पास अभी भी, और बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको सबको पता है कि आरएसएस है। जब आरएसएस डट के काम करता है तो बीजेपी जीत जाती है इलेक्शन। लेकिन कांग्रेस के पास क्या प्रॉब्लम है, और ईवन आम आदमी पार्टी फिर भी वॉलंटियर्स है उनके पास, लेकिन कांग्रेस के पास क्या पैसे देने पड़ते हैं इनको लाने के लिए, इनके जो वोट बूथ में बिठाने के लिए लोग, कार्यकर्ता नहीं है उनके पास। तो जो कार्यकर्ता का काम है कि वोटर को बूथ में लाया जाए। बूथ मैनेजमेंट, अमित शाह जी बोलते रहते हैं बूथ मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना भी कैंपेन करो, मोदी जी को लेके आओ, अमित शाह जी को लेके आओ, बड़े बड़े नेताओं को लेके आओ, लेकिन राहुल गांधी को लाओ, जिसको भी लाओ, लेकिन आप अगर आपके वोटर को आप बूथ में नहीं ला सकते हैं तो वो आपकी हार है। आप बाद में मत रोइए कि मेरा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया या जो भी हो। अच्छा 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 अच्छा, आपने सुझाव दिया। दरअसल ये वोटर के घटने और बढ़ने का मसला नहीं है, ये सीधा सीधा वोटिंग को बूस्ट करने का मसला है। और वोटिंग बूस्ट तभी हो सकती है जब आपका काडर मजबूत है, आपके कार्यकर्ता कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत सक्षम है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपने दूसरी पॉइंट ये भी इंगित किया कि केजरीवाल के पास भी वॉलंटियर्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, हरियाणा को और खासतौर से महाराष्ट्र का जिस प्रकार अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, वो उसके संगठन के की आई मीन सुदृढ़ता और साथ ही साथ उनके कार्यकर्ताओं की जो संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति एक एक काम करने की लगन है, उसको दर्शाता है। तो कुल मिलाकर सवाल ये वहीं पे आके खड़ा होता है कि वोट भले ही कट जाएं या जुड़ जाएं, लेकिन जब तक आपका वोटर वोट डालने नहीं आएगा, आप चुनाव में जीत प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैं अंतिम ही सवाल देखना चाह रहा हूं। आपने बार बार संघ की बात की कि संघ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। तो संघ से आपका भी एक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। आप भी एक वैचारिक दृष्टिकोण से संघ को अच्छी तरह समझते हैं। तो दिल्ली के अंदर संघ को आप किस तरह से आंक रहे हैं? केजरीवाल चाहते हैं वो भागवत जी को पत्र लिख रहे हैं सैद्धांतिक रूप से। मोदी जी चाहते हैं कि संघ उनके लिए एक्टिव हो जाए, और भागवत जी व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि संघ सैद्धांतिक रूप से मुद्दों के साथ खड़ा रहे। आपका क्या नजरिया है? संघ कभी ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट कीजिए। उनके जो कैंपेन होता है इलेक्शन से पहले, उसको जन जागरण कहते हैं। वो यही कहते हैं कि आपको वोट करना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हर घर जाते हैं, 3 बार जाते हैं, और तीनों बार यही समझाते हैं कि आपको वोट करना चाहिए। पहले बार ये पता करने के लिए जाते हैं कि आपके नाम है कि नहीं है। आपका नाम है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका बूथ पता है किधर, आपको पता है। दूसरी बार जब जाते हैं तो और बातचीत चलती है। तीसरी बात, हम इसको दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक तो संघ का जो स्वयं सेवक है और बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये दो अलग अलग लोग हैं। कभी कभी दोनों एक ही हो सकते हैं। संघ के लोग बीजेपी में होते थोड़े लोग, लेकिन संघ के लोग कभी वोटिंग के लिए किसी पार्टी के नाम नहीं लेते हो, कभी भी नहीं लेते हो। वो यही मोटिवेट करते हैं कि अब आइए वोट कीजिए, खत्म। लेकिन जो काम करना है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। जो मैंने बताया था पहले कि पहले बार आप पहले विजिट को जाएंगे, उनके घर में जाएंगे तो उनका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन आपको पता चल जाएगा। वो जैसे बात करते हैं, अगर हम मोदी जी को गाली दे रहे हैं या मोदी जी की बहुत अच्छे तारीफ कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एफिलिएशन कहाँ जा रहा है, कहाँ काम करते हैं। ये डाटाबेस जो है, मैं 2014 के इलेक्शन में हैदराबाद में देखा था। नीमस के एक सॉफ्टवेयर था इनका, वो संघ की तरफ से आया था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता यूज कर रहे थे। बहुत अच्छे, उसमें तो 7 या 8-10 फील्ड थे जो फिलअप करना पड़ता था हर कार्यकर्ता को, और शाम को मिलते थे। एक पलटन बैठ जाता था जो डाटा फीड करता था। और जब इलेक्शन का दिन नजदीक आया, इनको सबके पास इनके फोन नंबर थे, इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन पता था, इनको पता था कि लोग कहाँ काम करते हैं, उस दिन इनको छुट्टी मिल रही है ना मिल रही है वो भी पता करते थे, सब कुछ पता हो जाता था। जो इलेक्शन है भारत में, अभी बहुत बता रहे हैं कि हम 100 करोड़ वोटर्स होने वाले हैं। इतना, मैं कह रहा हूँ, आप जो भी इलेक्शन ईवीएम को गाली दे लोग, वो कहते हैं ये कहते हैं, लेकिन भारत में जो इलेक्शन होता है वो एक फेस्टिवल होता है। सही बात है, इसके लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, कि कॉस्ट कम किया जाए। लेकिन अगर आपके पार्टी, आपके जो कार्यकर्ता मोटिवेटेड नहीं है, आपके कार्यकर्ता वोटर को बूथ तक नहीं ला सकते हैं। और ये मैंने 2 बार देखा था वाराणसी में, जब आम आदमी पार्टी के पहले सेक्शन जब हुआ था। उस समय मैं अश्विनी उपाध्याय से लोगों से मिला था, जब वो टाइम पे वो आम आदमी पार्टी से निकल के बाहर आ गए थे। वो लोग यही कह रहे थे कि लोग, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश के हर भाग से आए थे, और बीजेपी के भी आए थे, हर जगह से आए थे। ये नहीं कि बीजेपी के सिर्फ उत्तर प्रदेश के कार्डर से, हर जगह से आए थे। ये एक चीज है कार्डर बेस्ड पार्टीज का एडवांटेज। और आई थिंक मैं एक ही बात दोहराना चाह रहा हूँ, दिल्ली जैसे जगह पे, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ,
दिल्ली में जैसे मुंबई में भी किया था, दिल्ली में रेवंत रेड्डी आके कैंपेन करेंगे, यहाँ के तेलंगाना के लीडर्स आके वहाँ के तेलुगु कम्युनिटी से बात करेंगे, केरल के लीडर्स आके केरला के जो मलयाली कम्युनिटी से बात, क्योंकि दिल्ली एक इकोसिस्टम ऐसा है कि ये ना कि दिल्ली में सिर्फ नॉर्थ इंडियंस रहते हैं। तमिल संगम बहुत बड़ा है, अन्नामले आएंगे या डीएमके के मुख्यमंत्री आएंगे, स्टालिन आएंगे, ये सारे जगह से लोग जब आते हैं, महाराष्ट्र के लीडर्स आएंगे। कैंपेनिंग जब होता है, ये अगर आप अचीव कर सकते हैं और आपके वोटर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आपकी जीत बिल्कुल पक्का हो जाती तो बहुत अच्छी बात कही है आपने कि आप अपने वोटर को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, उसको बूथ तक कैसे लाते हैं, उसके बाद आपको साधने का संपर्क क्या होना चाहिए, साथ ही साथ कंपेन ओवरऑल इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नैरेटिव क्या है, आप किस तरह से लोगों को संपर्क करते हैं, आप मुद्दों को लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। इन सभी चीज़ों से मिलके ही आपकी जीत सुनिश्चित होती है। जहाँ तक रहा सवाल वोट घटने का या बढ़ाने का, ये मुद्दे हमेशा विवादों में रहे हैं और विवादों में रहेंगे। सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी के दर्शकों से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि वो एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट से हमें अवगत कराते हैं। धन्यवाद। ABC Hindi News. Subscribe today. Stay updated with every story.